हम ये मान लें कि स्वाति मालीवाल ठीक हैं तो दिल्ली में महिलाओं की स्थिति भी ठीक होगी, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करती हैं एक तरीके से उनका। काश ऐसा होता। स्थिति काफी खराब है। हर दिन 6 बलात्कार के केसेस दिल्ली देश की राजधानी में ही रिपोर्ट होते हैं। ऐसे कई हजार लाख केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हो पाते। पूरे देश में अपराध हो रहे हैं लेकिन दिल्ली नंबर 2 पर है। आप उससे कैसे निपटती हैं? समझ नहीं आता कैसे निपटूं। इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम करते हैं और एक बहुत मुश्किल काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। न केवल छोटी बच्चियों के अपराधी बल्कि छोटे अपराधी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। काफी सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, जी। लेकिन क्या वो सच में फास्ट ट्रैक तरीके से काम कर रहे हैं? सच यही है कि कानून आ गया लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। अभी तो लोगों को डर ही नहीं लगता। लोगों को लगता है सरकारें उन्हें बचा लेंगी, नेता उन्हें बचा लेंगे। ऐसे आप कितने अपराध नोटिस में लेती हैं जो दिल्ली पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से हो गए? अंजलि का केस देखिए, न्यू ईयर का दिन था। दिल्ली पुलिस हमेशा बताती है कि वो न्यू ईयर के दिन हाई अलर्ट पे होती है। उन्होंने एक दिन पहले प्रेस रिलीज दी है जो सब जगह अखबारों में छपी है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है और फिर भी पुलिस 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचती है। अंजलि के केस के बाद, साक्षी के केस के बाद, श्रद्धा वॉकर के केस के बाद, क्या इन सारे केसेस के बाद एक भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई? दिल्ली हमें वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट करती है। अगर हम एक अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते तो मुझे लगता है लानत है हम सब पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच के दर्शकों को हम लगातार द बिग डायलॉग में नामचीन बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों से रूबरू कराते रहे। लेकिन देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब भी हम देश के मुतालिक कोई बात करते हैं तो हम बेरोज़गारी की बात करते हैं, हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और हम विशुद्ध रूप से राजनीति की बात करते हैं। लेकिन हम इस बीच आधी आबादी को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, या फिर हम 10 में से कोई एक सवाल उन पर पूछ लेते हैं। आधी आबादी से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, मेरा मतलब है देश की महिलाओं से। तो आज हमने ये तय किया कि द बिग डायलॉग में हम एक ऐसे बड़े मेहमान को आपके सामने लेकर के आएँ जो खासकर देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की स्थिति पर न केवल संघर्ष करती हैं बल्कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा है बताने को जो आप शायद नहीं जानते होंगे। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी की बात कर रहा हूं, जो आज द बिग डायलॉग में द बिग गेस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो हम ये मान लें कि स्वाति मालीवाल ठीक हैं तो दिल्ली में महिलाओं की स्थिति भी ठीक होगी, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करती हैं एक तरीके से उनका। काश ऐसा होता। स्थिति काफ़ी ख़राब है। अच्छा। इस वक्त हर दिन 6 बलात्कार के केसेस दिल्ली देश की राजधानी में ही रिपोर्ट होते हैं। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते तो हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं जो आप बता रही हैं। ये बिल्कुल सिर्फ वही केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जिसमें महिलाएं इतनी हिम्मत करती हैं कि वो इस सिस्टम से लड़ सकें और वो सामने आती हैं। ऐसे कई हजार लाख केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हो पाते, जिसमें महिलाओं की वो हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो आएं और इस सिस्टम से लड़ पाएं। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में रेप हुआ। जब वो रेप हुआ, मेरे को पता चला, मैं तुरंत अस्पताल पहुंची और मैं बता नहीं सकती कि वो लड़की कितने दर्द में थी और पूरा अस्पताल कैसे सुन्न हो गया था। खून खून हो रखा था। 3 उसके ऑपरेशन करने पड़े, तब जाके वो लड़की की जान बची। 85 साल की महिला के साथ अभी कुछ 2 या 3 महीने पहले बुरी तरीके से रेप करा गया। मैं गई, वो फूट फूट के रो रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या उस वक्त महसूस किया, उन्होंने उस वक्त क्या महसूस किया। मुझे इतनी शर्म आई, इतना गंदा लगा, मुझे इतना गुस्सा आया। तो हालत यही है। हर दिन दिल्ली महिला आयोग में 500 से ज़्यादा महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं। हर दिन 2000 से ज़्यादा हमें कॉल्स मिलती हैं। चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो रो रही हैं, हम रो रहे हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कभी कभी ऐसे लगता है कि अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। अच्छा, मैं जैसे आंकड़ों में जाता हूं तो हम देखते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वो महिला सुरक्षा को लेकर के बेहतर आंकड़े प्रस्तुत करती है। बीजेपी कहती है कि लाडली बहन योजना आने के बाद उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, लाडली बहनों की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध या महिला असुरक्षा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है।
जी, मैं ये मानती हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। देश में हर जगह यही हाल है। अब सरकारें चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। जो सरकारें ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हाल कर दिया महिलाओं का, बिल्कुल सेफ्टी हो गई, तो पहली बात तो ऐसी सरकारें मुझे लगता है कोई क्लेम ही नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जब भी वो ये क्लेम करती हैं तो एनसीआरबी का डेटा आता है और इन सारे क्लेम्स को बिल्कुल तोड़ देता है। अच्छा। और हम हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं, कभी जयपुर का केस आता है, कभी मध्य प्रदेश का केस आता है, कभी दिल्ली का केस आता है, कभी साउथ में केस आ रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में अभी जो मणिपुर में जो हमने हालात देखे कि किस तरीके से 2 लड़कियों को नग्न करके उनको घुमाया गया, एक भीड़ द्वारा घुमाया गया, उनको मोलेस्ट किया गया, और उनमें से छोटी लड़की जो सिर्फ 19 साल की है उसके साथ गैंग रेप किया गया, जब उसके दोनों भाई और पिता उसको बचाने के लिए सामने आए तो उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये कोई एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो सरकारें जिम्मेदार है। मैं ये मानती हूँ कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर साथ आए, मंथन करें, राजनीति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका काम है राजनीति करना, लेकिन क्यों इस इशू पे राजनीति होती है? क्यों वो लड़की मध्य प्रदेश की है, क्यों वो लड़की राजस्थान की है, क्यों वो लड़की दिल्ली की है? देश की क्यों नहीं बनती हैं लड़कियां? क्यों वो लड़की का धर्म देखा जाता है, क्यों उस लड़की की जाति देखी जाती है? अरे जब रेप हुआ, खून निकला, तो वो खून तो लाल ही है ना, उसके भी रंग हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इशू के ऊपर राजनीति ना हो। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इस स्थिति में रहकर गुस्सा ना करूं तो क्या करूं। मैं एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की हूँ, और मैं ऐसी जगह काम कर रही हूँ जब मुझ जैसे इंसान को भी, जिसको जनरली गुस्सा नहीं आता, मेरा भी खून खौलता रहता है। जब रात में सोती हूँ तो वो चेहरे सामने आते रहते हैं। लोग उसको, अखबार को, बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं तो अखबार पढ़ती ही नहीं, या मैं अखबार पढ़ता ही नहीं, अखबार में तो खराब बातें हैं। लेकिन हमारा तो काम है अखबार पढ़ना, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम रोज़ ऐसे उन अखबारों के पीछे जो चेहरे हैं उनसे रोज़ मिलते हैं, उनका दर्द हमारा दर्द बनता है। तो गुस्सा आना बहुत लाजमी है, और मुझे गुस्सा सभी से है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर सब सरकारें मिलकर फोकस्ड तरीके से इस इशू पे काम करें तो देश में बदलाव हो सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ और बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। अच्छा, गुस्सा इस बात पर भी आता होगा स्वाति जी कि जब आंकड़े आते हैं, जैसे आपने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है और सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं, दिल्ली को चाहे वो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो एसिड अटैक का मामला हो, अब ये अपराध महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि दिल्ली इसमें नंबर 2 पर है। तो जब आपको वो स्थिति का सामना करना पड़ता है, पूरे देश में अपराध हो रहे हैं लेकिन दिल्ली नंबर 2 पर है, तब आप उससे कैसे निपटती हैं? समझ नहीं आता कैसे निपटूं, क्योंकि मैं 2015 में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे से पहले जो 8 साल चेयरपर्सन थी, उन्होंने एक केस की सुनवाई करी थी। हम लोगों ने पिछले 6 सालों में ही 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है, 40,000 रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हैं, कई लोगों को बचाया है, कई लड़कियों को बचाया है, कई आदमियों तक को बचाया है। बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है। हम 181 के जरिए 2400 घंटे काम करते हैं जी। ये नहीं देखते कि रात है दिन है, पूरा समय काम करते हैं, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम करते हैं, और एक बहुत मुश्किल काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। मैं 2018 में जब ये 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था, कथुआ में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, मैं तब अनशन पे बैठी थी, आमरण अनशन पे बैठी थी, क्योंकि मन के अंदर इतना गुस्सा था कि इतना काम करते हैं पर फिर भी कोई नहीं सुनता। तो मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी रही, सिर्फ पानी पे जिंदा रही। 10वें दिन पर केंद्र सरकार ने मेरी मांग मानी, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा होगी, ये देश में कानून लाया गया। मैंने 10वें दिन पे जब ये कानून लाने के बाद अपना अनशन तोड़ा, तो मैं एक बहुत डर में मैंने अनशन तोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कानून तो आ गया पर क्या लागू होगा। और सच यही है कि कानून आ गया लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। 2019 में मैं फिर अनशन पे बैठी, क्योंकि गुस्सा फिर इतना आया कि इतना काम कर रहे हैं, इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी हम बातें करते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर अनशन पे बैठी, 13 दिन तक अनशन चला। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी गई कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्रिएट कर देंगे अक्रॉस द कंट्री, देयर विल बी वुमेन
हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशंस, एंड मैंने 13वें दिन पे मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई, पुलिस ने तुरंत उठा के मुझे अस्पताल में एडमिट करा, मेरा अनशन तुड़वाया गया, एंड बट येट नथिंग हैज़ चेंज्ड. सो आई रियली फील वेरी अपसेट अबाउट इट. और मेरे को लगता है मेरा गुस्सा बहुत लाजमी है, और ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो जाती है जब ये दिल्ली देश की राजधानी में होता है, क्योंकि हम सबको याद है कि निर्भया के साथ क्या हुआ था दिल्ली देश की राजधानी में. गैंगरेप करा गया, अंदर रॉड्स तक घुसाए गए, तड़पा कर मारा गया. उस केस के लिए भी अनशन भी करने पड़ गए, और पता नहीं क्या क्या हुआ, तब जाकर सज़ा हुई. और वो 8 महीने की बच्ची अभी तक तारीख पे तारीख झेल रही है. तो मैं ये मानती हूँ दिल्ली बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिल्ली हमें वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट करती है, और दिल्ली इस देश में चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो उसकी प्रिय है. और ऐसी स्टेट में भी अगर हम एक अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते तो मुझे लगता है लानत है हम सब पर. जाहिर सी बात है, आपका गुस्सा भी जायज़ है. आपको क्या ज़्यादा स्थिति मुश्किल लगती है? एक तो आपने कहा कि जो छोटी बच्चियों के अपराधी हैं उनको तुरंत से तुरंत सज़ा दी जानी चाहिए. एक और एंगल है कि छोटे बच्चे जो अपराधी हैं, जैसे आपने निर्भया कांड का जिक्र किया, उसमें भी हमने देखा कि जुवेनाइल था अपराधी, जो सबसे ब्रूटल था वो जुवेनाइल था. यहाँ सिर्फ जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अपराध किसी भी तरीके से वो छोटा नहीं होता. आपको नहीं लगता कि 2 मोर्चों पर लड़ने की ज़रूरत है? न केवल छोटी बच्चियों के अपराधी बल्कि छोटे अपराधी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है. जी, मुझे याद है जब वो निर्भया का रेपिस्ट जो जुवेनाइल था एट द टाइम ऑफ इंडल्जिंग इन सच अ हॉरिफिक क्राइम, वो लड़का कुछ 17 साल 8 या 9 महीने का था जब उसने निर्भया के साथ गैंग रेप किया. और जब वो रिलीज़ होने वाला था वो 21 या 22 साल का था. तो जैसे ही हमें पता चला कि ये रिलीज़ होने वाला है, मैंने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम मांगा. मैं उनसे मिली, मैं बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से मिली जो गवर्नमेंट पोस्ट्स पे हैं, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली 19 तारीख की रात में, मुझे याद है, हमने एप्लीकेशन फाइल करी. और आई थिंक सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री उस एप्लीकेशन पे रात में सुप्रीम कोर्ट खुला और सुनवाई हुई. और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि वो हमारे कॉज से सिंपैथी रखते हैं जी, लेकिन क्योंकि कानून देश का ऐसा है वो कुछ नहीं कर सकते. तो उस समय वो आदमी रिलीज हो गया, लेकिन उसके 3 से 4 दिन के अंदर जो कानून कई सालों से फंसा हुआ था उस पे, क्योंकि इतना प्रेशर बना हमारे इस काम से भी, निर्भया की माँ ने भी बहुत आंदोलन करा, बहुत लड़ाई लड़ी, और 3 या 4 दिन के अंदर वो कानून बदला गया और 18 साल से उस उम्र को घटा के 16 साल करा गया. सर, मैं ये मानती हूँ कि हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है. कानून देश में काफ़ी सारे हैं पर लागू नहीं होते, क्योंकि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है, और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास जवाबदेही की कमी है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन एक तो पूरी देश में नहीं है. दिल्ली में चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, काफ़ी सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, लेकिन क्या वो सच में फास्ट ट्रैक तरीके से काम कर रहे हैं? क्या जितने रिसोर्सेज उन्हें दिए जाने चाहिए उनके पास हैं या नहीं? फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में डीएनए सैंपल्स पे सैंपल्स जाते हैं, वो सैंपल्स एक्सपायर हो जाते हैं, और कैसे कोर्ट में कोई कंक्लूसिव एविडेंस फाइल होगी अगर ये हो जाएगा? तो मैं ये मानती हूँ कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि हर हाल में सजाएं हों, तुरंत सजाएं हों, और प्रोसेस वाला सजाएं हों. लोग कहते हैं कि महिलाएं रिपोर्ट नहीं करती, पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर हर हाल में सजाएं होने लगेंगी, लोगों को जस्टिस मिलने लगेगा, और विक्टिम शेमिंग कम होकर एक्चुअली जो कल्प्रिट है उसको सजा होने लगेगी, तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हिम्मत जुटाएंगी और आगे आके रिपोर्ट करेंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इन आवर कंट्री. अभी तो लोगों को डर ही नहीं लगता. लोगों को लगता है किसी भी महिला के साथ कुछ कर दो, किसी भी बच्ची के साथ कुछ कर दो, सरकारें उन्हें बचा लेंगी, नेता उन्हें बचा लेंगे. तो ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे बदलेगा देश? आपका इशारा राजनीतिक इच्छा शक्ति की तरफ जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये फैसले करने हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें करने हैं. अब अगर मैं बात करूं सत्ता में बैठे मोदी जी, और मोदी जी जो हैं या मोदी गवर्नमेंट जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे मैंने लाडली बहन का जिक्र किया, तमाम जगह उनकी सरकारें हैं. क्या वजह आपको लगती है कि अगर इतनी सी बात है कि आपको एक कानून में बदलाव करना है, या आपको महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय या उनको करने वाले अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना है और जल्दी लेना है, तो उसमें देरी हो रही क्यों?
कमी क्या है, दिक्कत क्या है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता मंशा है, क्योंकि अगर मंशा होती तो देश की ओलंपियन रेसलर्स 1 महीने तक सड़कों पे नहीं बैठती। क्यों बैठना पड़ा उन्हें सड़कों पर? उन्होंने देश के लिए ओलंपिक मेडल्स जीते। वो लड़कियां गांव की लड़कियां हैं, हरियाणा से निकलकर, गांव से निकलकर आज उन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। और ऐसी लड़कियों को सड़क पे बैठना पड़ गया, पुलिस उन्हें खदेड़ रही है, वो रो रो के चीख चीख के आवाज लगाती रही कि केंद्र सरकार सुन लीजिए हमारी, और उनकी नहीं सुनी गई। पहली बार दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस करा कि पॉक्सो का केस आया, माइनर बच्ची का केस आया, और इमीडिएटली मैंने नोटिस इशू किया, और 6 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई जब तक लड़कियां सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। ये पहली बार हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है वो केंद्र में बहुत बड़ा रसूख रखता है, उस पार्टी का बहुत रसूखदार आदमी है और एमपी है। तो उसको बचाने के लिए ये पूरी की पूरा महिलाओं को, उन बच्चियों को लिटरली खदेड़ा गया। तो मैं इसको फिर कैसे मानूं कि मंशा है? दूसरी बात, राम रहीम को देख लीजिए। हाँ। 1 नंबर का पाखंडी, 1 नंबर का रेपिस्ट और कन्विक्टेड मर्डरर। उस आदमी को हरियाणा सरकार हर दूसरे दिन पैरोल दे देती है। वो सरकारी जमाई बन के बैठा हुआ है। उसके लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका जेल में कंडक्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए हम उसको पैरोल दे देते हैं। अच्छा, हाँ। हद हो रखी है बिल्कुल। और हरियाणा सरकार के और बाकी सरकारों के लोग जाके, मेयर जाके, वहां पे स्पीकर जाके उसके सामने नतमस्तक होते हैं कि बाबा जी आपकी वजह से ये देश चल रहा है, आपकी वजह से ये सरकार चल रही है। 112 बच्चियों को वीडियो पे उनके प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। अरे चल क्या रहा है? तो कैसे मंशा मैं मान लूं? बिल्किस बानो 19 साल की लड़की, 5 महीने प्रेग्नेंट, शी वाज गैंग रेप्ड। और जिन लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने उसके 3 साल के बच्चे को उसकी आंखों के सामने मारा। 7 और फैमिली मेंबर्स मार दिए गए। और ऐसे लोगों को 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे पे केंद्र सरकार रिलीज करवाती है, और उसके बाद वहां पे कुछ लोग आकर उनको मालाएं चढ़ाते हैं। तो मैं कैसे मंशा मानूं? तो आप किसी को भी बता दीजिए, मैं उनकी यही कहानियां आपको बता दूंगी। एंड आई फील एंग्री बिकॉज I have trust in the system. I have hope in the system. Prime Minister Modi is my Prime Minister. I want him to work on this issue. And I think कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं, पर इस इशू पे क्यों नहीं? मैं यही कहती हूँ, हर चीज़ पे राजनीति कीजिए, लड़िए झगड़िए, जिसको जो मज़ा आता है वो करे, लेकिन इस इशू पे नहीं। बिकॉज आप एक बात समझिए, अगर एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है इस देश में और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, ये सिस्टम उसके सामने फेल हो जाता है, तो वो जो चीखें निकल रही हैं ना, वो मैं मानती हूँ बहुत बड़ा पाप है, और वो हमारे देश पे आता है। वो सिर्फ उन आदमियों ने जिन्होंने ये क्राइम किया उन पे नहीं आता। बिकॉज यू सी, अ रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, एंड इफ द स्टेट फेल्स टू एक्ट, देन व्हाट डू यू डू? दिल्ली की तो ये भी मजबूरी है कि वो स्टेट नहीं है। मैंने अक्सर आपके गुस्से में भी ये बात देखी है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, उनके गुस्से में भी ये बात देखी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली बेबस है, क्योंकि कानून व्यवस्था उसके हाथ में नहीं है। आपको कितनी परेशानी आती है इस बात को लेकर के, या ऐसे आप कितने अपराध नोटिस में लेती हैं जो दिल्ली पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से हो गए? क्योंकि पुलिस का अक्सर मैंने देखा ये बयान आता है कि हम कोई भगवान थोड़ी, हमें क्या पता कहाँ अपराध होने वाला है, जब अपराध हो जाएगा तभी तो हम पहुंचेंगे। और ये बात सच भी है कि पुलिस को कैसे पता कहाँ अपराध होने वाला है। बात उनकी भी सही लगती है और बात आपकी भी गलत नहीं है, बात दिल्ली सरकार की भी गलत नहीं है, तो भुगतना तो महिलाओं को पड़ता है इसमें। अंजलि का केस देखिए, न्यू ईयर का दिन था, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे थी, यही बताते हैं जी, मैं कंजावला कांड की बात कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस हमेशा बताती है कि वो न्यू ईयर के दिन हाई अलर्ट पे होती है। उन्होंने 1 दिन पहले प्रेस रिलीज दी है जो सब जगह अखबारों में छपी है कि दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। ऐसी रात में एक लड़की को 12 किलोमीटर कुछ ड्रंकन मेन द्वारा गाड़ी के साथ घसीटा जाता है। एक आई विटनेस है जो बार बार कॉल करके पीसीआर को बताता है, हाँ। बार बार उस लड़की का पीछा करता है कि मैं इसको बचाने की कोशिश करूं, और फिर भी पुलिस 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचती है। जब दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करता है, जब पूरे देश में हाहाकार मचता है, जब जवाबदेही तय करनी पड़ती है, तब जाके 13 दिन बाद कुछ ऑफिसर सस्पेंड किए जाते हैं। मुझे और कोई केस याद नहीं आ रहा जब कुछ ऑफिसर सस्पेंड किए जाएं। कौन जवाबदेही फिक्स करेगा?
जवाबदेही अगर फिक्स नहीं होगी तो कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। क्या मैंने आज तक ये कहा कि दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी बिल्कुल नाकाम है? मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को मैं जानती हूँ जो बहुत जाबाज हैं, जो हम क्या काम करेंगे हमसे ज़्यादा काम करते होंगे। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं सिस्टम में, लेकिन अगर एक पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है तो उसमें जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल। साक्षी को कितनी बुरी तरीके से दिल्ली में मारा गया, कितने चाकू मारे गए, सड़क पे चलती हुई लोग देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन क्या उसके बाद, अंजलि के केस के बाद, साक्षी के केस के बाद, श्रद्धा वॉकर के केस के बाद, क्या इन सारे केसेस के बाद एक भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जवाबदेही तय करी गई? क्या केंद्र सरकार जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ऐसे समय में कम से कम इस तरीके के केसेस के बाद सबको साथ में मिला के बैठे? कितने पत्र लिख चुकी हूँ, मतलब अनगिनत पत्र लिख चुकी हूँ कि सर एक बार बुलवा लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें भी बुरा लगता होगा कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। It's not, nobody can be oblivious to this fact that it's a horrible scene. पर बुरा लग रहा होता तो आपको बुला ही लेते वो फिर? समझ नहीं आता क्यों नहीं बुलाते। मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं नहीं ऐसा इंसान इमेजिन कर सकती कि जिसको इस स्थिति पे बुरा नहीं लग रहा होगा, तो मैं नहीं समझ सकती कि क्यों नहीं बुलाते। बट क्या राजनीति इतनी बड़ी चीज़ है कि लड़कियां मरती रहेंगी और उसके ऊपर काम नहीं होगा? जब दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में 1 लाख से ज़्यादा केसेस हम लोगों ने हैंडल करे हैं, और मैं टाइम मांगती हूँ कि मुझसे मिल लीजिए, लेट्स मीट टुगेदर, एंड मैं तो कहती हूँ कि हर महीने एक बार एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, जिसमें देश के होम मिनिस्टर होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती है। एलजी साहब बुलाएं, मुख्यमंत्री साहब बुलाएं, पुलिस कमिश्नर को बुलाएं और दिल्ली महिला आयोग को बुलाइए। एक महीने में एक बार 1 घंटा फॉर द वुमेन ऑफ दिल्ली, फॉर दिस कंट्री। बिकॉज अगर महिलाओं के साथ रेप होता है, आप कहीं पे भी किसी भी फॉरेन नेशनल को जो इंडिया आता है उससे बात कर लीजिए, वो यही बोल रहा होगा कि दिल्ली इज़ द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरफ तो हम G20 होस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम पूरे विश्व में एक मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, एंड एक तरफ एक मैसेज साइमल्टेनियसली पैरेलली चल रहा है कि ये तो अपनी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम नहीं कर सकते। So how is it benefiting this country? So we need to have these meetings. We need to fix accountability. बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। जवाबदेही तय होनी शुरू हो जाएगी तो पुलिस भी ढंग से काम करेगी, सरकार भी ढंग से करेगी, PWD भी ढंग से काम करेगा, स्ट्रीट लाइटें भी लगनी शुरू हो जाएंगी, पब्लिक टॉयलेट्स भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर जवाबदेही तय हो जाए। और मैं इसमें बिल्कुल मानती हूँ, देखिए दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है दिल्ली देश की राजधानी को सुरक्षित बनाने में, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर एक राज्य की पुलिस सुधर जाए तो सब बहुत कुछ बदल सकता है। मैं ये मानती हूँ, मतलब मान के चलिए 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, बट 10% प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट्स लगना, पुलिस ये पब्लिक टॉयलेट्स ठीक होना, बसेस में मार्शल्स होना, ये सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आपकी बातें सुन के लग रहा है कि बीजेपी अपना खुद का नुकसान कर रही है। दिल्ली में जो बीजेपी के लिए वैक्यूम है, खासकर अभी कांग्रेस तो कहीं अता पता है नहीं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली मोदी जी के फेस पर जीतती है और अरविंद केजरीवाल जी के जादू के आगे जो वैक्यूम उसको भुगतना पड़ रहा है, अगर वो इन सब कामों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो महिला आयोग उनसे मांग कर रही है, जिस खूबसूरती के साथ आप मीटिंग की बात कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी, अगर वो ये करना शुरू कर दे तो उसी के लिए दिल में जगह बनेगी लोगों के। फिर भी ऐसा नहीं हो रहा तो इस राजनीति को तो खैर ये तो मेरी समझ से परे है। सर ये इसलिए क्योंकि महिलाएं अभी भी इस देश में वोट नहीं है, शायद हमारा इशू वोट का इशू ही नहीं है। हम आधी आबादी हैं, लेकिन पार्लियामेंट में देख लीजिए कि कितनी महिलाएं हैं। अब बोला गया है, अब आरक्षण आ गया है, लेकिन वो आरक्षण जब तक इम्प्लीमेंट होगा तब तक तो और 5-6 साल निकल जाएंगे, तो 5-6 साल ऐसे ही चलेगा। तो इस लोकसभा इलेक्शन में अगर देश की 33% महिलाएं कम से कम, वैसे तो मैं 50% मानती हूँ कि होनी चाहिए, 33% महिलाएं अंदर होती तो वो ये आवाज़ उठाती, मेरे को लगता है ज़रूर उठाती, क्योंकि अभी तो कुछ आवाज़ ही नहीं है। अभी तो हमारी जो महिलाएं हैं वहाँ पे जितनी हैं उन्हीं को काफ़ी बार हैरेसमेंट फेस करना पड़ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम नंबर्स में अभी बहुत कम हैं और इसीलिए इशू ही नहीं है। अगर इशू होता तो मुझे लगता है कि बहुत काम होता है, क्योंकि जो सरकारें काम करती हैं वो वोट पॉलिटिक्स पे काम मुझे लगता है नंबर्स में तो हैं, क्योंकि हम आधी आबादी कहते हैं, लेकिन शायद संगठित नहीं है। संगठित नहीं है। इशू एक ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर वोटिंग हो, और इसमें मैं
हम सबकी कमी मानती हूँ। महिलाओं की मुझे लगता है संगठन की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये देखती भी हूँ कि महिलाएं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा में, विधानसभा में, सब जगह 50% रिजर्वेशन हो। एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इस बार आया भी, बट इट बिकेम अ लिप सर्विस, बिकॉज अब तो फिर 2029 की तो तब की तब देखेंगे। व्हाई नॉट दिस इलेक्शन? ऐसा क्या कमी थी कि इस बार लोकसभा में नहीं करा जा सकता था? बिकॉज इस बार करते तो वो मंशा क्लियर दिखती। अब तो अगली सरकार जब देखेंगे तब होगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ना उम्मीद हूं, क्योंकि 5-6 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्यों नहीं निर्भया के फंड को जो 1000 करोड़ से 200 करोड़ पे लाया गया, क्यों ये एक मुद्दा नहीं है देश के पार्लियामेंट में? क्यों मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कोई बात ही नहीं कर रहा? तो जब तक महिलाओं की बातों के ऊपर बहुत अच्छे से गहन चर्चा नहीं होगी और ये जवाबदेही के सवाल बार बार पूछे नहीं जाएंगे। आज कौन पूछ रहा है? एक दिल्ली महिला आयोग चिल्लाए जा रही है, लेटर लिख रही है, नोटिस कर रही है, कभी रात में कहीं इंस्पेक्शन कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो एक लड़ाई है जो कि एक तरीके से अकेले लड़ रहे हैं। कुछ आवाज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, कुछ आदमी हैं जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बट इज दैट इनफ? Until the governments of the day wake up, what will change? आपने अभी कंजावाला कांड का जिक्र किया, अब फिर से वही न्यू ईयर, वही मौका आ रहा है। दिल्ली महिला आयोग को कितनी चिंता है कि इस बार अपराध पहले से ज़्यादा ना हो? क्योंकि दिल्ली पुलिस पर, जैसा मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, भरोसा दिल्ली महिला आयोग को नहीं है, दिल्ली सरकार को नहीं है। फिर वही मौका आ रहा है और सवाल उठाने वाले सरकार पर सवाल उठाते हैं। वो कई बार इतने अवेयर नहीं होते कि भाई दिल्ली सरकार एक राज्य सरकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली पुलिस उसके अंडर में नहीं है। वो सवाल केजरीवाल सरकार पर उठाते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, या आप अपने स्तर पर क्या कर सकती हैं इसमें? जी, हम तो जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, हमारी टीम्स हैं, ग्राउंड पे हैं, लेकिन अंजलि को बचाने का काम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी और वो थी दिल्ली पुलिस। तो अगर कोई इंसिडेंट होता है, they have resources, they have intelligence, it is their duty and their responsibility. But that said, मैं फिर भी ये मानती हूँ कि दिल्ली इज़ अ स्पेशल स्टेट। आप डिवाइड कर दीजिए कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट के ये काम हैं, दिल्ली पुलिस के ये काम हैं, केंद्र सरकार के ये काम हैं, महिला आयोग के ये काम हैं, पर अगर सब साथ आके वही काम करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर काम होंगे। लाइक दिल्ली गवर्नमेंट को, बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली महिला आयोग समय समय पर नोटिस इशू करती भी है। और अभी कुछ दिन पहले, अभी कल परसों रात में हम लोगों ने यही काम करा है। हम लोगों को कंप्लेंट्स मिली कि किस तरीके से स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं और किस तरीके से बस स्टॉप्स पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अच्छा। तो मैं ललिता पार्क गई, रमेश पार्क गई, मैं बपरोला गई, मैं बकरवाला गई, और यहाँ पे बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। 16 दिसंबर की रात, 15 दिसंबर की रात, 16 दिसंबर तो कोई भूल ही नहीं सकता, 2012 में जो निर्भया के साथ 16 दिसंबर पे हुआ, ऐसी रात में। और उसके साथ याद रखना पड़ेगा कि बस में ही हुआ था जो हुआ। ऐसी रात में बस स्टॉप्स अगर पूरी तरीके से गुप्त अंधेरे में है तो सवाल तो उठता है। इसीलिए दिल्ली सरकार को हमने नोटिस भी इशू किया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जबकि सरकार ये जानती है कि निर्भया कांड बस से ही शुरू हुआ। जी बिल्कुल। तो हम दिल्ली सरकार को भी बता रहे हैं, इसी तरीके से हम पुलिस को बता सकते हैं कि कहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, कैसे उनसे निपटने की ज़रूरत है। इसीलिए हम केंद्र सरकार को बता सकते हैं कि कितने ऐसे केसेस हैं जिसपे दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं करती। तो अगर सब साथ मिलके बैठें तो दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। क्यों नहीं हो सकता? वाई डू आई हैव टू इशू अ नोटिस? वाई कैन नॉट आई जस्ट सिट विद देम एंड एक्सप्लेन टू देम दैट लुक दिस इज द सिचुएशन, लेट्स ऑल वर्क टुगेदर? क्यों नहीं? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो मुझे लगता है कि मैं तो कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से पूछ रही। क्या कमी लगती है आपको दिल्ली पुलिस में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी पुलिस वाले की मंशा ऐसी होती होगी कि अपराध हो जाए। इसमें तो वो खुद भी नप जाते हैं कई बार। संसाधनों की कमी है या कोई और वजह आपको नज़र आती है जो दिल्ली पुलिस इतनी लापरवाह सी लगती है? अपराध होने के 1-1, 1.5 घंटे बाद तक उसका पता नहीं होता। वजह क्या ढूंढी आपने अब तक? जी, मैं ये मानती हूँ हमारा देश डेमोक्रेसी है। हमारे देश का एक सिस्टम है कि लोग नेताओं को चुन के मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे और उसके बाद वो ये सिस्टम चलाएंगे। अभी दिल्ली देश की राजधानी स्पेशल स्टेट है
सो जो दिल्ली पुलिस है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को रिपोर्ट करती है ना। होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, बट वो पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं। तो अगर मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनका काम है, अगर कहीं पे भी कोई इंटरनल इशू हो रहा है वो उनका काम है। उनका काम इतना बड़ा है। अब उसमें अगर दिल्ली में कोई लड़की है जिसके साथ रेप हुआ और उसकी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, क्या वो जाके देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिल सकती है? तो उनको क्या इनपुट्स आते होंगे, क्या फीडबैक आता होगा कि पुलिस काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही? उनके पास तो कोई फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि मैं ही आज तक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से नहीं मिल पाई, हु इज डायरेक्टली द बॉस ऑफ दिल्ली पुलिस। तो एक महिला तो क्या ही मिलती होगी, मैंने कितने पत्र लिख लिए। तो पॉइंट ये है कि जब हमसे फीडबैक नहीं है, महिलाओं से डायरेक्टली फीडबैक नहीं है, तो इनका फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कैसे पता चलता है ना दिल्ली पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही? और जब पता ही नहीं, बॉस को पता ही नहीं कि पुलिस काम कर रही है, कैसे कर रही है, ढंग से कर रही है, नहीं कर रही है, बस पुलिस कमिश्नर जाके मिलते होंगे, बताते होंगे सर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे दिल्ली सुधरेगी? सो द मेन इशू इज अकाउंटेबिलिटी। सिमिलरली फॉर अदर इशूज एज वेल। देखिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाना दिल्ली सरकार का काम है, सीसीटीवी कैमरास लगवाना दिल्ली सरकार का काम है, और वहाँ मैं बोलूँगी बिल्कुल काफ़ी अच्छा काम हुआ भी है। और काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरास की वजह से बहुत सारी बच्चियां बच गई, काफ़ी अपराधी पकड़े गए। तो ये अच्छा काम है। पब्लिक टॉयलेट्स को ठीक करना, हर जगह पब्लिक टॉयलेट हो, महिलाओं के लिए हो। हम खुद चाहते हैं, कितनी बार हमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे जाए इंसान पब्लिक टॉयलेट के लिए। तो पब्लिक टॉयलेट्स बढ़ाना दिल्ली सरकार का काम है। स्ट्रीट लाइट्स लगाना दिल्ली सरकार का काम है। मैं ये जो 4 बस स्टॉप्स की बात बता रही हूँ आपको, वहाँ कितनी महिलाओं से मेरी बात हुई, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा अगला कदम नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में अगर लड़की के साथ रेप होता है तो दिल्ली पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है, पर दिल्ली गवर्नमेंट भी तो रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज़ very important that we all work together. There should be no politics on the issue of women. I think it's important that we work together, and इसमें onus मैं केंद्र सरकार को मानती हूँ, बिकॉज वो हायर अथॉरिटी हैं। होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अगर हर महीने ये मीटिंग्स लेना शुरू कर दें, मैं ये मानती हूँ कि बहुत बेहतर स्थिति होगी। लेकिन सवाल फिर भी मैं वहीं का वहीं हो जाता है कि जब भी दिल्ली में अपराध होता है तो दिल्ली सरकार पर सवाल उठता है ना, जबकि जिम्मेदारी उसकी पुलिस की है अपराध को रोकने की, अपराध होने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई करने की। आंकड़े जो बताए जाते हैं वो दिल्ली सरकार के खिलाफ बताए जाते हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में राजनीति होकर रह जाती है। इस हिसाब से तो स्वाति जी संघर्ष बहुत लंबा है, और आप बता रही हैं कि 5 साल से अगर हम 2 कदम चले हैं तो फिर ये रास्ता तो बहुत लंबा हो जाएगा। जी, बहुत लंबा रास्ता है, और सब कुछ करके देख लिया, अनशन तक कर लिया, 2 बार जिंदगी दाव पे लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। कानून भी बनवा दिए तो कानून लागू नहीं होते। तो ऐसा लगता है कि हर एक कदम आप चलते हो, बट उसके बाद संघर्ष इतना बड़ा दिखता है। एंड अगर आप मुझसे बोलेंगी कि क्या आपको अपने काम पे गर्व है, तो मैं बोलूँगी मुझे मेरे काम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैंने शिद्दत के साथ मेहनत करी है और मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं करा, कम से कम जानते हुए भी। बट अगर आप मुझसे कहेंगे कि आर यू हैप्पी स्वाति, तो मैं कहूँगी कि इस स्थिति को देखकर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उस 8 महीने की बच्ची को बचा नहीं पा रही, मैं उस 85 साल की महिला को बचा नहीं पा रही, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुमने करा, देखो यहाँ पे इतने आंकड़े आ गए, ये तुम्हारी गलती है। अच्छा, यहाँ इतने आंकड़े आ गए, ये तुम्हारी गलती है। अरे वो देखो, तुमने वहाँ पे ये केस हो गया तो ये पुलिस की गलती है। ये यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी तो ये दिल्ली सरकार की गलती है। हम बस गलतियाँ 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 एक दूसरे की गिना रहे हैं, और अपने ऊपर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ यू सी what was Gandhi's most favorite saying, be the change that you want to see in the world. So are we really changing ourselves? हम अपनी फंक्शनिंग ठीक कर रहे हैं? तो जितनी भी सरकारें आपको ये कहते हुए दिखती हैं कि देखो ये गलत करा तुमने, ये गलत करा, और सारी कर रही हैं, तो वो अपने ऊपर क्या काम कर रही हैं, मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड अगर हम सब अपनी फंक्शनिंग ठीक करने लग जाएं जी, तो आई थिंक अ लॉट विल चेंज एंड अ कंट्री विल प्रोग्रेस, बिकॉज हम सब इतने अच्छे लोग हैं। आई रियली बिलीव इन माई कंट्री, आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी अचीवमेंट। आप कहीं भी चले जाइए, कितने होम मेकर्स से मेरी रोज़ बात होती है, एंड इट्स सो अमेजिंग कितना एफर्ट वो लगाती हैं, कितनी मेहनत वो करती हैं।
एंड सिमिलरली महिलाएं CEOs हैं, महिलाएं चांद पे जा रही हैं, एवरीथिंग वी आर एबल टू अचीव सो मच, एंड इवन द मेन इन दिस कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी. इट्स जस्ट दिस दैट इट इज सो सैड दैट एज सिस्टम्स वी आर फेलिंग, गवर्नमेंट्स आर फेलिंग, और उसका सरकारें और नेता जनता के ऊपर थोप देते हैं. हमारे तो देश का माइंडसेट ही खराब है, हम तो लोग ही ऐसे हैं, हमारा तो दिमाग ही ऐसा है. ये बातें हम बहुत सुनने को हमें मिलती है. आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, आप बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुन लीजिए कि लोग ही ऐसे हैं जी. लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं, हमारी सरकारें ऐसी हैं, और इस वजह से लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है. मुझे एक बात बताइए, किसी भी सोसाइटी में 8 to 10% पीपल मे हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट. वो 90% लोग तो अच्छे हैं. वो अखबार जब खोलते हैं और देखते हैं कि 8 महीने की बच्ची का रेप हो गया, बंद कर देते हैं और सुन हो जाते हैं कि ऐसा भी हो गया, बताइए अब क्या बच गया इसमें. तो ऐसी स्थिति में अगर सरकारें ढंग से काम करने लगें और रेपिस्ट्स के खिलाफ और महिलाओं के साथ दिखें, तो मुझे लगता है बदलाव होगा. मैंने देखा है आप बहुत मुखर हैं, एक जिम्मेदारी के तहत मुखर हैं, बल्कि निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी मुखर हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि आपने अपने खिलाफ भी जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई. मैंने देखा कि जब संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला उठा, तब भी आपने एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उन पर टिप्पणी करने से आप पीछे नहीं हटी. नए साल में दिल्ली महिला आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि आप जैसा सेनापति दिल्ली महिला आयोग को मिला है, तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक तो होना चाहिए. जी, मेरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सरकारें सुने. मेरी बस यही चुनौती है. मैं हर दिन यही सोचती हूँ कि आगे क्या करूं. आपको नहीं लगता इस मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, अगर आप सरकारों को एक साथ ले आई तो आप एक बहुत बड़ा किरदार बन जाएंगी? आई थिंक मेरे को किरदार नहीं बनना, बट आई थिंक मैं जब मरूंगी तो मेरे को अगर एक थॉट आएगा कि हाँ मैं ये अचीव कर पाई अपनी जिंदगी में, तो वो ये होगा, अगर मैं ये अपनी जिंदगी में अचीव कर लूँ. लेकिन अभी तो ऐसा होते हुए मुझे कहीं दिख नहीं रहा, एंड इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग. बट एनीवेज आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. मुझे लगता है कि जब मैं दिन में उठती हूँ तो मेरे पास एक एजेंडा होता है. मैं खुश होती हूँ कि नहीं, आज मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक टू लिव माई लाइफ. सो मेरा तो अगला साल काफ़ी अच्छे से प्लान्ड है. देयर आर सेवरल इश्यूज दैट विल बी टेकिंग अप, एंड मैंने ये निर्णय लिया है कि अगर अब सरकारें नहीं सुनेंगी, तो जिन जिन इश्यूज पे सरकारें नहीं सुनेंगी उन पे मैं कोर्ट्स का भी रास्ता अपनाऊंगी, और मैं आंदोलन का भी रास्ता अपनाऊंगी. और अगला साल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है. आई कैन ऑलरेडी इमेजिन इट, बट आई विल डू इट बिकॉज डर नहीं लगता. जब आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग होता है, किसी चीज़ से आप एक मीनिंग डिराइव करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं. तो अकेली हूँ और जब तक जिंदा हैं लड़ते रहेंगे. जी, और मुझे लगता है कि आपकी इस लड़ाई का सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो शायद आप उसके साथ अन्याय कर भी दें, बट जिस तरीके से आप निभा रही हैं, मैं आपको लड़ते हुए देखता हूँ, आपको संघर्ष करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि आप जिम्मेदारी के तौर पर निभा रही हैं. मुझे लगता है आप कर्तव्य के तौर पर उस चीज़ को निभाती हैं. आपने समय निकाला, हमसे बात की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा. और आधी आबादी को लेकर के आपकी जो चिंता है, आप उसको जहाँ ले जाना चाहती हैं, जिन कानों तक पहुँचाना चाहती हैं, सत्ता के जिन गलियारों तक पहुँचाना चाहती हैं, आप बखूबी ले जाएं. द बिग बेंच की शुभकामनाएं आपके साथ हैं. स्वाति जी, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूरे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो द बिग डायलॉग में आपने देखा, आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हमारे साथ थी. बहुत कम बात हो पाई, बहुत कम हम जान पाए. मैं ये मानता हूँ कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, और स्वाति मालीवाल उसका एक परफेक्ट उदाहरण है. आप अखबार उठाकर देखिए, आप उन्हें गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो कितनी निर्भीक, कितनी निडर हैं और कितनी मुखर हैं अपने लिए, महिलाओं के लिए और इस पूरे देश के लिए. हम उन्हें वाकई में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि उनकी इस लड़ाई, उनकी इस मुहिम को एक सकारात्मक रास्ता और एक मंजिल मिलना बहुत ज़रूरी है. तो इसी उम्मीद के साथ आज द बिग बेंच में, द बिग डायलॉग में इतना ही. लेकिन वादे के मुताबिक द बिग डायलॉग में अगला बिग गेस्ट लेकर बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. अभी के लिए इजाज़त, नमस्कार.